Yes. Okay, so be ready to understand the concepts. See, last time we understood the concept of relative velocity. What is relative velocity? The velocity of one of the object with respect to other is actually called as the relative velocity. बराबर? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं और दूसरा ट्रेन अगर हमारे साइड में से जा रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो दूसरा वाला जो ट्रेन है तो वो हम हमसे आगे जा रहा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो दूसरा वाला जो ट्रेन है वो पीछे जा रहा होता है हमारे रेफरेंस फ्रेम में। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि द वेलोसिटी विथ विच द अदर ट्रेन इज मूविंग विथ इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ आवर ट्रेन, मतलब हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वो ट्रेन का वेलोसिटी कितना है वो ढूंढ के निकालना माना रिलेटिव वेलोसिटी। ये बहुत डीप कंसेप्ट है, इसको समझो ठीक से। देखो, जब हम ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो हम देखते हैं कि बाकी सारी चीजें जो है वो हमको पता चलती है कि वो पीछे जा रही है, बराबर। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बैठ के उसको देखते हैं, बराबर। तो होता ऐसा है ना कि when we see the objects, moving objects in the frame of reference of our means we ourselves are moving, अगर हम खुद मूव हो रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो मूविंग बॉडीज है, दूसरी जो मूविंग बॉडीज होती है, तो वो हमको उनका जो वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी कुछ और होता है, बट हमको जो उनका उनका जो अपरेंट वेलोसिटी है तो वो कुछ और ही हुआ करता है। तो वो अपरेंट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से दूसरे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए नजर आते हैं, जब हम उसको किसी भी बॉडी को जब हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस फ्रेम के अंदर से देखते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अपरेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। तो जैसे देखो, और रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, क्या बताया था लास्ट टाइम? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b? If actually suppose the both of these bodies are moving with the different velocities like va and vb, suppose, so what we have to do in order to find out the relative velocity of a with respect to b? तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था va माइनस vb, करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला हमने देखा था कल कि चेंज करना पड़ता है। अगर ये फॉर्मूला कब यूज होता है? सिर्फ तब जब दोनों बॉडीज जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। if their velocities are in the same direction, then we can say that the relative velocity will be given by this formula, no doubt. But if suppose the bodies are moving in the opposite direction, one is moving in this way and other is moving in this way, so in that case we can get the formula for the relative velocity to be va plus vb, correct है? va plus vb, ये जो फॉर्मूला है तो ये हमको मिलता है कब, जब दो बॉडीज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब। Basically, the question arises, what is the use of this concept of relative velocity? ये जो relative velocity का जो concept है उसका basically फायदा क्या है, क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया इस concept को, क्या जरूरत पड़ी? तो देखो, अभी अब एक दो तीन एक क्वेश्चंस हम ऐसे लेंगे जिसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा क्लियरली कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, सो टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी ठीक से, तो सपोज दैट टू बॉडीज, a car and bus, are moving in the same direction and suppose they are at suppose 250 meter distance apart। मतलब जब वो स्टार्ट करते हैं, मतलब जब वो मूव कर रहे हैं
तो उस समय उनके बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, 250 मीटर इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो जब उनके बीच में डिस्टेंस 250 है, तभी हमने उनको ऑब्जर्व करना चालू किया, ठीक है। देयर स्पीड्स आर गिवन टू बी, ठीक है, उनके जो स्पीड्स है तो वो दिए हुए हैं सपोज। तो एक का जो स्पीड है, मतलब कार का जो स्पीड है, तो वो दिया हुआ है, मान लो कि 55, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, चलो ऐसा करेंगे 25 मीटर पर सेकेंड। एंड बस का जो स्पीड है तो वो थोड़ा से कम है, और वो है सपोज ओनली, यस, 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, 20 मीटर पर सेकेंड, यस। सो नाउ देखो ठीक से, दोनों एक ही पॉइंट, दोनों एक ही समय, एक ही इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं उनको, उनके जो स्पीड्स है वो 25 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड है रिस्पेक्टिवली, उसको हम बोल देंगे, ठीक है, यस। और ये भी हमको दिया हुआ है सपोज कि कार इज बिहाइंड बस, ठीक है, कार जो है वो बस के पीछे है, और कितना डिस्टेंस पीछे दिया हुआ है यहाँ पे, 250 मीटर डिस्टेंस पीछे है, ठीक है। सो अभी पूछा ये है कि आफ्टर व्हाट टाइम कार विल बी एबल टू ओवरटेक बस। देखो ठीक से, ये हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर व्हाट टाइम कार विल बी एबल टू ओवरटेक बस। मतलब अगर मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर समझो यहां से कार स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखो, ये सपोज कार है, यस, और यहाँ पे सपोज बस है, ओके। अभी देखो, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है तो वो 250 मीटर डिस्टेंस है ऑलरेडी, ठीक है, और दोनों मोशन में है। बट इसमें देखो एक बात अच्छी है कि कार जो है वो थोड़ा फास्ट है कि नहीं, कितना स्पीड से मूव कर रहा है कार, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है, देखो। तो 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कार मूव कर रहा है, जबकि बस जो है तो वो भी आगे मूव कर रहा है, लेकिन उतना फास्ट नहीं है, वो थोड़ा स्लो है, जो कि सिर्फ 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे बढ़ रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। बट क्या होगा ना कि धीरे धीरे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा, बराबर। तो जैसे आगे बढ़ेंगे, और इनका स्पीड, दोनों का स्पीड कांस्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन एक एक पॉइंट आएगा कि जब ये कार जो है वो धीरे धीरे उनके बीच में डिस्टेंस कम होते 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 एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, कि हो सकता है कि जो कार और बस जो है वो दोनों एक ही पॉइंट पे एक ही समय पे आएंगे, हो सकता है ऐसा होगा, क्योंकि कार का जो स्पीड है वो ज्यादा है, बराबर, और बस का जो स्पीड है वो थोड़ा कम है। और इसकी वजह से क्या होगा कि एक समय, एक ना एक समय जरूर ऐसा होगा कि जब ये दोनों जो है वो एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे, बिल्कुल। मेलविन ने आंसर ढूंढ के निकाला, बट इट्स रॉन्ग एक्चुअली। जस्ट थिंक अबाउट इट अगेन, सी हियर, what is happening here is car and bus both are moving in the same direction with different speeds. So here we have to find out the time after which they will meet each other. So we can solve this in two methods. दो अलग अलग मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे। तो सबसे पहला मेथड जो है वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हम यूज करेंगे। तो उसके बाद फिर दूसरे मेथड के अंदर हमको ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो, उसका जो फायदा है वो समझ में आएगा, देखो ठीक से। तो अभी yes we can see suppose the x coordinate of the अभी यहाँ पे अगर इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन मान लेते हैं, जहाँ पे कार खड़ा है तो उसको अगर ओरिजिन मान लेते हैं,
तो इस बस का जो इक्वेशन है, अच्छा कार का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसा रहेगा बताओ। कार कार जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ना वो, तो एक सेकेंड में 25 मीटर डिस्टेंस जाएगा। ठीक है, 2 सेकेंड में कितना जाएगा, 50 मीटर जाएगा। 3 सेकेंड में 75 मीटर जाएगा। तो इस तरह से ये हम देख सकते हैं। नो नॉट अगेन, Atharva also has gone wrong. Okay, see, just carefully, ये try to understand this situation carefully. See here, ये x coordinate जो है कार का initially 0 है, no doubt. But as the time increases, in time t, the car will have traveled a distance of 25t, correct है? So we can say that the car के लिए जो उसका equation बनेगा, वो x coordinate उसका जो है, वो रहेगा 25 into t. Are you convinced with this? इसके बारे में मुझे बताओ पहले फटाफट, चलो। कार का जो इक्वेशन है मोशन का वो क्या बन रहा है, एक्स सी बोल देंगे उसको, चाहिए तो ठीक है, एक्स सी, सी मतलब कार। सो एक्स सी इज गोइंग टू बी एक्चुअली 25 टाइम्स ऑफ टी, क्योंकि एक सेकंड में वो 25 मीटर डिस्टेंस जाएगा, 2 सेकंड में 50 मीटर, 3 सेकंड में 75 मीटर, एंड सो ऑन लाइक दैट। सो इन जनरल इन टी सेकेंड्स इट विल ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 25 टाइम्स ऑफ टी, नो डाउट। ओके चलो ठीक है। अब यहाँ पे बस के बारे में अगर बात करते हैं तो देखो बस के बारे में एक्स बी उसको हम बोल देंगे, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। अभी बस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी 250 मीटर है ना, because bus is already 250 meter ahead than the car. That means initially when time starts, at that time only the bus has traveled 250 meter distance already, and whatever the distance it will travel in t time will be addition to this, in addition to this 250, right? तो अभी एक सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वो 20 मीटर, नो डाउट। लेकिन ऑलरेडी वो 250 मीटर आगे है ना, तो ये 250 मीटर अगर हम 20 के अंदर ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 270 मिलेगा, बिल्कुल। 2 सेकंड के बाद क्या होगा, 40 मीटर डिस्टेंस वो खुद ट्रेवल करेगा, नो डाउट। लेकिन वो 250 तो फिक्स्ड है, तो इसलिए 250 के अंदर अगर 40 ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 290, बिल्कुल। एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू लास्ट। ओके, तो अभी इसमें देखो कि नो ऋषिकेश, योर आंसर इज आल्सो रॉन्ग। ओके, सो सी हियर, ये इसका इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस बस कैन बी ऑब्टेन्ड टू बी सिंपली इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे 250 तो फिक्स्ड है, बिल्कुल, ये 250 प्लस अभी जो वो डिस्टेंस टी टाइम के अंदर ट्रेवल करेगा वो अलग, तो वो एक्स्ट्रा, तो इसलिए उसका स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए 20 मल्टीप्लाइड बाय टी। सो 20 टी, दिस मच डिस्टेंस विल ट्रेवल्ड बाय द बस इन टाइम टी हियर। सो ये 250 जो है वो फिक्स्ड है, तो वो, और प्लस 20 टी, ये उसका एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। ओके, ये बनेगा उसका वेलोसिटी डिस्टेंस। ओके, यस अथर्व, नाउ यू आर करेक्ट। ओके, चलो ठीक है। So let us try to understand here. So xc is going to be equal to 25t, and xb is going to be equal to 250 20 plus 20t. Okay, what we want here is we want that xb should become exactly equal to xc. Okay, तो इसका मतलब यहाँ पे xc का जो वैल्यू है वो और xb का जो वैल्यू है वो इक्वल हमको बनाना है। क्यों? क्योंकि तब तो वो मिलेंगे ना, जब उनके दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम होंगे तब तो वो उनको तब तो हम बोलेंगे कि वो मिल गए। ठीक है, दे आर अराइविंग एट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। सो इसलिए फिर इसको अगर इक्वेट करेंगे तो हमको मिलेगा 25t इज गोइंग टू बी इक्वल टू 250 प्लस 20t, करेक्ट है। जिससे हमको ये 20t को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा 25t माइनस 20t is going to be equal to 250t, right? Sorry, 250 only, yes. And then we can get this as 5t is equal to 250, right? And then we'll be able to get this as t is equal to 250 upon 5, which is actually going to be 5 5 is cancel the 50 seconds। देखो ठीक से, तो 50 seconds will be the correct answer। okay, 50 seconds। बट अभी हम इतना सब झंझट करके निकालेंगे क्या हर बार? नहीं। तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि देखो, अगर हम इस अपने आप को अगर एज्यूम करते हैं कि वी आर ऑलरेडी सिटिंग देयर इन द
सपोज बस, ठीक है, तो बस हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। बस के अंदर अगर हम सपोज बैठे हैं, ऐसा इमेजिन कर लो, तो कार का जो स्पीड है, तो कार का स्पीड हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कितना हुआ, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। वी कैन से दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार कार विथ रिस्पेक्ट टू बस कितना हुआ, तो वो हो गया 25 माइनस 20 विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी 5, करेक्ट है। तो इसका मतलब कार जो है वो हमारे रेफरेंस में, मतलब बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है। और अभी कार और बस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 250 मीटर डिस्टेंस है। एक बार हमने अगर बस को, अगर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लिया और रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया, तो उसके बाद हम इस बस को रेस्ट में समझ सकते हैं। We can blindly consider the bus to be at rest and car to be in motion with the relative velocity. So car is in motion with the 5 meter per second speed only, and it has to cover a distance of 250 meter here. So at a speed of 5 meter per second, what time will it take to cover a distance of 250 meter then? तो वो तो सिंपल सी बात है, 250 divided by 5, that's all. That is, we are going to get the same correct answer once again here. So relative velocity अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे time t can be found out to be simply equal to distance between these two, that is car and bus, divided by relative velocity. तो देखो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्टेंस को, मतलब 250 को रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड किया। तो रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड करना मतलब 5 से डिवाइड करने के बराबर है, मतलब ये वो 50 सेकेंड्स ये हमको मिलता है, बिल्कुल। तो 50 सेकेंड्स के बाद ये कार जो है वो बस को ट्रेवल क्रॉस कर पाएगा। ये समझा ठीक से? इसमें अगर कुछ डाउट है तो जरूर पूछो। यस, नो डाउट, ओके। तो दिस इज द यूज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, सचमुच नहीं है, तो आपको इसके बाद जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूं वो आपको करने आना चाहिए इजीली, ठीक है। तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ट्रेन 120 meter long is moving with 30 meter per second. Okay, so how long will it take to cross a pole? Yes, find answer fast. एक 120 मीटर लंबा कार ट्रेन है, ठीक है, जो मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ पोल? तो मतलब ये समझो ट्रेन है और ये मान लो यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, दिस इज द पोल, and suppose that the train has to run on this platform like this. So when this train will come at this point here, the crossing will start, right? And crossing will continue unless and until the whole length of the train will just cross here, and we'll say that crossing is complete when the last end point of the train will be at this pole here, correct hai? Very good. 4 seconds will be required for this train to cross this pole. सिंपल बात है। समझा कैसे? क्योंकि ये देखो 120 मीटर ये उसका लेंथ है ना, ट्रेन का खुद का लेंथ है। तो इस पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस आगे जाना पड़ेगा? सीधी बात है, 120 डिस्टेंस आगे जाना पड़ेगा ही नहीं, 120 मीटर डिस्टेंस। तो वो 120 मीटर डिस्टेंस आगे जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो हमको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ये फिर से एक बार, टाइम विल एक्चुअली बी इक्वल टू the distance divided by the relative velocity between pole and train.
अभी देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बिटवीन पोल एंड ट्रेन, अभी पोल तो रेस में है तो इसलिए जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 30 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमको रिलेटिव वेलोसिटी यूज करना होगा, जिससे हमको ये मिलेगा 120 डिवाइडेड बाय 30 विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी 4 सेकेंड्स, दैट्स ऑल। समझा ठीक से? यस, 4 सेकेंड्स के अंदर वो क्रॉस करेगा। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखो। इसी के सिमिलर क्वेश्चन है ये वो। देखो अभी 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो ट्रेन क्रॉस कर रहा है, नो डाउट, बट अभी आपको पूछा हुआ है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 60 मीटर। देखो ठीक से, अभी ब्रिज है अभी 60 मीटर लंबा। देखो सपोज यहाँ पे ये ट्रेन जा रहा है आगे, एंड ये उसका पटरी है, और समझो यहाँ पे ब्रिज आने वाला है, और ये जो ब्रिज है वो 60 मीटर लंबा है, इधर से इधर तक ब्रिज है, और उसके बाद वापिस पटरी कंटिन्यू हो रहा है। सो अभी देखो ये 60 मीटर लंबा ब्रिज क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन को 30 मीटर पर स्पीड से कितना टाइम लगेगा, कैसे ढूंढेंगे? नो, how will you find it out? देखो, when we'll say that this crossing is started, क्रॉसिंग स्टार्ट होगा ऐसा कब हम कहेंगे? जब ये ट्रेन जो है उसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे टच करेगा, करेक्ट है? ठीक है, वहां पे तभी क्रॉसिंग चालू हो गया। ओके, तो उसके बाद फिर ट्रेन आगे बढ़ेगा, और ये जो इनिशियल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 60 मीटर, ठीक है। लेकिन उससे भी आगे जाके इस ट्रेन को और आगे जाके 120 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कि नहीं? उसके लेंथ के बराबर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जब उसका पिछला जो पॉइंट है, मतलब लास्ट एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा, तभी हम बोलेंगे कि वो क्रॉस हो गया। वेरी गुड, राइट अथर्व। सो बेसिकली ट्रेन को फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा क्रॉसिंग करने के लिए? तो देखो यहां से स्टार्ट करके ये पॉइंट जो है वो पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो है, इन दोनों के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है वो गिनो। देखो ठीक से, ये यहाँ पे क्रॉसिंग चालू हो गया, जब ये इनिशियल पॉइंट इंजन जब इस पॉइंट को लगेगा ना, तो तभी क्रॉसिंग चालू होगा, और इसलिए यहां से लेके यहाँ तक हमको डिस्टेंस मेजर करना है। तो उसके उस डिस्टेंस के अंदर क्या आएगा? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 60 मीटर जो ब्रिज का लेंथ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 120 मीटर जो कि ट्रेन का खुद का लेंथ है, तो वो हमको ऐड करना पड़ेगा, जो ऐड करके हमको क्या मिलेगा? टोटल 180 डिस्टेंस मिलेगा, 180 मीटर। सो द टोटल डिस्टेंस दैट इज टू बी कवर्ड इज गोइंग टू बी एक्चुअली 180 मीटर, बराबर है 180 meter, and hence the time required for crossing the train, the crossing the bridge for the train will be actually equal to the total distance that is traveled by the train divided by the velocity of the train, which is actually going to be 180 divided by 30, which is going to be 6 seconds, correct? Okay, 6 seconds, very good. Okay, the bridge is at rest, and hence relative velocity is once again the 30 meter per second only, and that's why the total time required will be distance that is total covered divided by velocity of this train. Okay, now consider another example of the same type. Same type question, a train is moving with a speed of 30 meter per second. Okay, how long will it take to cross another train 90 meter long moving with 45 meter per second?
चलो करके दिखाओ अभी। देखो ठीक से, एक ट्रेन जो है वो 120 मीटर लंबा, जो कि 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है, राइट? ऑब्वियसली इन द सेम डायरेक्शन ना। ओके, 120 मीटर लंबा ट्रेन 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है, और दूसरा ट्रेन 90 मीटर लंबा है और वो 45 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस बोथ ऑफ दिस ट्रेन्स? तो देखो, ये समझो पहला ट्रेन है जिसका लेंथ है 120 मीटर, ओके, और ये मान लो दूसरा ट्रेन है जिसका लेंथ है 90 मीटर, ओके। तो अभी क्रॉसिंग चालू कब होगा? जब एक ट्रेन का इंजन दूसरे ट्रेन के लास्ट डिब्बे के साथ कोइंसाइड होगा, राइट? ठीक है, तभी क्रॉसिंग चालू हो गया, ओके। अभी अगर हम इस 90 वाली ट्रेन को अगर रेस्ट में समझ लेते हैं, या चलो 120, हाँ चलो ठीक है, 90 वाली ट्रेन को अगर रेस्ट में समझ लेते हैं, तो इस वाली ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा आगे? तो देखो, क्रॉसिंग कंप्लीट हो गया ऐसा हम कब कहेंगे? जब ये जो ट्रेन का इस पहले ट्रेन का मतलब ए ट्रेन और ये बी ट्रेन ऐसा मान लीजिए, चलेगा? तो ए ट्रेन का जो लास्ट एंड पॉइंट है, लास्ट डिब्बा जो है, वो जब यहाँ पे इस ट्रेन बी ट्रेन के इंजन के साथ कोइंसाइड होगा ना, तभी हम बोलेंगे क्रॉसिंग इज कंप्लीट। देखो ठीक से यहाँ पे, तो ए ट्रेन जब यहाँ पे आ जाएगा तो उस समय हम बोलेंगे क्रॉसिंग इज कंप्लीट। सो इसका मतलब ये ट्रेन यहाँ पे आने के लिए, देखो इस ट्रेन को, ए ट्रेन को यहां से यहां तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? तो देखो ठीक से, जब ये आगे जाएगा तो इसके खुद के लेंथ के बराबर का डिस्टेंस तो उसको ट्रेवल करना ही करना है, नो डाउट। एट द सेम टाइम ये दूसरा वाला जो ट्रेन है कि नहीं, 90 मीटर वाला डिस्टेंस वाला, तो उसके बराबर का भी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है। तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो ढूंढ के निकालो, 90 प्लस 120 बराबर है। तो द टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड हियर इज गोइंग टू बी 120 प्लस 90, मतलब the total distance that is to be traveled by the train A is going to be 90 plus 120, which is going to be actually 210 meter, right? And at the same time, with what this distance is getting traveled, with what velocity this distance is getting traveled, so उसको हम बोलेंगे relative velocity। तो relative velocity जो है, relative velocity of the train A or train B with respect to the train A, so it will be b का velocity vb minus va, which is going to be actually, तो देखो vb कितना है 45 minus 30, actually it is going to be 15, correct है? So this is going to be 15 meter per second, correct? Now this 15 meter per second is the relative speed. With this relative speed, these two trains are going to cross each other. So here the total time required will actually be equal to the total distance divided by the relative velocity once again, which is actually going to be, तो देखो डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस बन गया यहाँ पे 210 और इट्स टू बी डिवाइडेड बाय 15, सो दैट वी गेट दिस, ओके। तो यहाँ पे 5 से अगर रिड्यूस करेंगे इसको तो 5, नहीं तो 15 से डायरेक्ट कर सकते हो वैसे। ये देखो 15 वन जा 15 एंड 6 बचा तो 60 हो गया, 15 फोर जा 14, 15 फोर जा 60, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी 14 सेकेंड्स। वेरी गुड, समझा ठीक से? तो 14 seconds will be required for the train to cross each other, right? So मतलब अभी अभी obviously यहाँ पे एक गलती हो गया हमारा कि A train is not going to cross the train B actually. The roles should be actually reversed. Here we have to call this train as A and this train as B. तो जो फास्ट वाला ट्रेन है, फास्ट कौन है? बी ना, तो बी फास्ट है, इसलिए इसको हमको बी बोलना होगा, जो कि 90 मीटर लंबा है, ठीक है, और वो 45 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है, राइट? और ये दूसरा जो ट्रेन है वो ए ट्रेन है, जो जिसका लेंथ जो है वो 120 मीटर है और वो 45 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, नहीं सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे बढ़ रहा है,
मतलब वो स्लो है, और ये बी जो ट्रेन है वो फिर आगे जाएगा तो 45 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और उसका खुद का जो लेंथ है वो 90 मीटर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए बी इज गोइंग टू क्रॉस ए, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, which is obtained to be vb minus va, and that is we are going to get this as a relative velocity, and we have to divide this distance by the relative velocity so as to get the total time for crossing. ओके अभी अभी यही क्वेश्चन में फिर से आपको पूछ रहा हूं, ठीक है, देखो ठीक से, द सेम क्वेश्चन, ओनली द डिफरेंस इज हियर, नॉट सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी करके दिखाओ। यस, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस हियर। सो देखो यहाँ पे ये क्रॉसिंग चालू हो गया, ये देखो समझो ये एक ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन ये है और दूसरा ट्रेन ये जब यहाँ पे आएगा, मतलब एक का इंजन और दूसरे का इंजन, दोनों के इंजन जब कोइंसाइड होंगे ना तभी वो क्रॉसिंग चालू होगा, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा, बिल्कुल। बट अभी क्रॉस होने के लिए उनको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो तो फिक्स्ड है, क्योंकि ये क्रॉसिंग कंप्लीट हो गया। ऐसा हम कब बोलेंगे, जब ये वाला ट्रेन ए ट्रेन जो है सपोज, तो ए ट्रेन जब यहाँ पे आ जाएगा, अभी मान लेते हैं कि B is at rest, okay? B is at rest and A is moving this way with the relative velocity now. So what is the relative velocity of A with respect to B? Because A is moving this way and B is moving this way. तो अभी B इस तरफ जा रहा है और A इस तरफ जा रहा है, तो अभी टोटल डिस्टेंस उनको कितना ट्रैवल करना है, देखो ठीक से, टोटल डिस्टेंस दैट इज टू बी ट्रैवल्ड बाय A विल बी, अब देखो यहाँ से क्रॉसिंग चालू हो गया, अभी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो उसके अंदर देखो ए का जो लेंथ है 120 और बी का जो लेंथ है वो 90, वो दोनों ऐड करके हमको मिल जाएगा जो कि 120 प्लस 90, वो तो वैसे भी हमको ऑलरेडी मिला हुआ है 210 मीटर, नो डाउट। बट एट व्हाट स्पीड दिस डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ट्रेन ए, तो ट्रेन ए का रिलेटिव स्पीड कितना है बी के हिसाब से, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी of A with respect to B बोलेंगे या, so B with respect to A हमको बोलना पड़ेगा, so this will actually be equal to 30 plus 30 plus 45, correct है, it is 30 plus 45, how much it is going to be 75, right? Yes, so here 75 meter distance will be meter per second, this will be the relative velocity, and in order to get this traveled, the time required will actually be distance upon relative velocity once again, which is actually going to be 210 divided by 75, which has to be, अभी अगर 15 से इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 5 और यहाँ पे मिलेगा 14, so here it is going to be 14 by 5, means how much it is, it's going to be 2.8 meter, sorry second, समझा ठीक से, 2.8 seconds will be the time required for crossing these two trains each other. okay, इसमें कुछ डाउट है, चेक करो एक बार। yes, no doubt, चलो ठीक है, so let us see the next question. ओके अभी ये हमने देखा कि दो ट्रेन्स अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी सबट्रैक्ट करना पड़ता है, और दो ट्रेन्स अगर सपोज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी हमको निकालने के लिए उनका वेलोसिटीज ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है।
But basically these two cases are just the special cases of a more general formula, because see the relative velocity is a very broad concept actually. अगर देखा जाए तो अगर मान लो कि सपोज ये एक ग्राफ है, एक प्लेन है, सपोज प्लेनर मोशन के अंदर ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये सपोज वाई एक्सिस है, और मान लो कि एक बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसका वेलोसिटी है, its velocity is given by va bar, which is expressed in terms of suppose उसको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो वी ए बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वी एक्स आई बार प्लस वी वाई जे बार, ओके। एंड नाउ वी बी बार मतलब दूसरे बॉडी का जो वेलोसिटी है, तो वो भी सपोज आई बार और जे बार के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है, तो उसको हम बोल देंगे सपोज उसको हम ऐसा बोलेंगे यू से डिनोट करेंगे, चलो ठीक है, यू बी बार। तो यू बी बार विल बी एक्चुअली यू एक्स आई बार प्लस यू वाई जे बार, okay. So actually the relative velocity, if you want to find out the relative velocity of B with respect to A, then we will have to actually subtract UB में से हमको VA जो है वो हमको subtract करना पड़ेगा। तो actually it is the vector difference, not simply the magnitudes, difference of the magnitudes only. So we have to express this as UB bar minus VA bar, which happens to be UX into I bar plus UY into J bar minus, here it is going to be Vx into I bar plus Vy into J bar, okay. So this is the actually formula for the relative velocity, remember. तो अभी इसके पहले वाले जो दो फॉर्मूले हमने देखे थे कि जिसमें सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है, तो वो इसी फॉर्मूले के एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस थे या स्पेशल केसेस थे, ऐसे बोल सकते हैं। So this is actually the main formula or broad formula for the relative velocity. Remember, if suppose there are two bodies which are moving with different velocities like UA and UB bar, VA and UB, then the relative velocity can be obtained by vector difference of these two velocities. Remember, okay. ये याद रखेंगे ठीक से, ठीक है। Just take the screenshot of this and memorize this carefully because we have to do some questions based on this now. Okay, so let us see the question. Okay, so let's see. Suppose that velocity of the car is given by 4 meters per second towards east, or we say okay, and velocity of the bus is suppose 3 meters per second due north, okay. Find the relative velocity of bus with respect to car. Okay, okay. This is the question. Just concentrate on this. Velocity of car is going to be 4 meters per second and it is due east, right? And the velocity of a bus is going to be 3 meters per second, but it's due north. And we have to find out the relative velocity of bus with respect to car. How can we get that?
see here, if you have suppose x-axis and y-axis installed here, so car will be moving in the x direction, करेक्ट है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो इस डायरेक्शन मतलब किधर कंसिडर करते हैं हम, इस तरफ कंसिडर करते हैं. ओके, so we can show the velocity of car to be like this, okay, with by a vector which is of magnitude 3 meter, nahi, 4 meter per second. Okay, so this is the velocity of car. Okay, and at the same time we can consider the velocity of bus towards north by a vector which is of magnitude 3 meter per second in the y direction. Okay, positive direction of y-axis. Yes, so now we can see the velocity of velocity of car can be expressed as vc bar. You can say vc bar, which is going to be actually 4 times of I bar. समझा क्या ठीक से, 4 I bar. क्यों, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी x डायरेक्शन में जो एक यूनिट वेक्टर होता है तो उसको हम I bar बोलते हैं, और उस x डायरेक्शन के अंदर कोई भी वेक्टर जो होता है उसको हम I bar के फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं हमेशा. और अभी यहाँ पे दूसरा वेक्टर होता है हमारा j bar, जो कि y डायरेक्शन में होता है, यूनिट वेक्टर उसको हम बोल सकते हैं. और अभी यहाँ पे जो बस का वेलोसिटी है, देखो ठीक से, तो द वेलोसिटी ऑफ द बस इज गोइंग टू बी 3 मीटर पर सेकेंड, which can be expressed as vb bar, which will be actually 3 times of j bar. Correct है? So this is the velocity of bus which is going to be in the y direction. That's why it's accompanied by j bar. Now if we want to find out the relative velocity of bus with respect to car, okay, तो बस का हमको relative velocity निकालना है with respect to car. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो vb बार माइनस vc बार करना पड़ेगा. करेक्ट है? तो vb bar is how much? See here, vb bar is going to be 3j bar, right? So here it is going to be 3j bar, and minus vc bar is going to be 4I bar, right? So we can say this will be 4I bar. And if we simplify this further, then we can get this as minus of 4I bar plus 3j bar, क्योंकि I bar वाला टर्म हमको पहले चाहिए और j bar वाला टर्म बाद में चाहिए. Now if we want to plot this vector in this graph, same graph paper here, then we will have to join the point whose coordinates are -4, 3. Correct है? So where is this point -4, 3? So see here, -4 मतलब यहाँ पे x एक्सिस पे इस डायरेक्शन में यहाँ पे चला जाएगा वो पॉइंट, और 3 मतलब ऊपर यहाँ पे. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक ऐसा वेक्टर हमको मिलेगा जो कि इस डायरेक्शन में रहेगा. एक्चुअली दिस डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड alternatively just by joining the corners of these two vectors. Okay, so this actually is going to be the relative velocity, we can say v relative. Okay, so this is the v relative, which is expressed as -4I bar plus j bar in terms of I bar and j bar in this way. And if you want to find out the magnitude, how can we get that? So देखो relative velocity तो हमको मिल गया I bar j bar के फॉर्म में, no doubt. But if we want to get the magnitude of this relative velocity, then we can be able to find out this by using this root of 4 का -4 का square plus 3 का square, जो बनता है root of 16 plus 9, which is going to be root of 25. That means it is 5. So here it is going to be 5 meter per second. See here. So 5 meter per second is going to be the correct answer. समझा ठीक से? Yes, Prashant, you have given the correct answer. So this way we have to find out the relative velocities. Okay. Now just try to find out another question, or just we'll stop here just because time is over. So next topic will continue tomorrow. Okay. Velocity of car with respect to bus. Yes, yes. सर yes, बोलो. सर नीट के बुक्स कभी लाने हैं? नीट के लिए यस सर. आप ला सकते हो वैसे. लेक्चर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे एक 2-3 दिन के अंदर, मतलब मंडे से ही स्टार्ट हो जाएंगे आपके नीट के लेक्चर्स. बिल्कुल. ओके सर, ठीक है सर. बुक्स वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है. मोस्टली मैं रेकमेंड करूंगा आर्यन पब्लिकेशन के जो बुक्स है. तो फिजिक्स के लिए तो डीसी पांडे का एक सीरीज आता है पूरा 5 बुक्स का, तो वो सबसे बेस्ट है, तो वो आप रेफर कर सकते हो. या तो फिर एमटीजी का भी होता है. ओके सर. यस.
चलो ठीक है, एनी अदर डाउट फ्रॉम एनी अदर साइड? नो सर। ओके ओके ओके। सर कल के जो रिकॉर्डिंग्स है वो कब तक आएंगे? कल के रिकॉर्डिंग्स ना आ जाएगा, अभी मंडे को तो सभी मिल जाएगा आपको, मंडे तक। मैथ्स के लिए आर्यन का ही ठीक रहेगा। आर्यन के सारे सारे बुक्स जो है जेई और नीट के लिए आर्यन के बेस्ट है। ठीक है। ओके चलेगा, ठीक है फिर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।